नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज के करंट अफेयर्स की क्लास की PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज 17 मई 2020 के हमारे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटना चक्रों के बारे में हमारे क्लास, जिसका हमारा सबसे पहला टॉपिक है 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। यह प्रतिवर्ष 16 मई को यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और इसके पीछे जो वजह है 1960 के अंदर लेजर के जो पहले सफल ऑपरेशन को चिन्हित करने के लिए यह दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। पहला सफल लेजर ऑपरेशन एक इंजीनियर और एक भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन के द्वारा किया गया था। यह दिन कला, संस्कृति, विज्ञान, सतत विकास, शिक्षा में प्रकाश की भूमिका का जश्न मनाता है और इस दिन को इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम के द्वारा प्रशासित किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इसे संचालित किया जाता है और इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम की जो स्थापना है वो उन यूनेस्को के और उसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा की गई थी। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो इसका जो लक्ष्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का जो उद्देश्य सार्वजनिक समझ को बेहतर बनाने के लिए है यह कि प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियां भविष्य के समाज के विकास में किस प्रकार से मदद कर सकती हैं, इसकी जानकारी देना ही इसका उद्देश्य है। ये इस तथ्य को भी दर्शाता है कि ऊर्जा को बचाने में प्रौद्योगिकी अधिक से अधिक भूमिका निभाने में मदद करती है, इसीलिए प्रकाश प्रौद्योगिकियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है जो कि काफ़ी ऊर्जा को बचा सकती हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में यूनेस्को भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है। इसके 193 सदस्य देश हैं। इसके अतिरिक्त इसके 11 सहयोगी देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। और यूनेस्को के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वे आंद्रे एजोल इसके अध्यक्ष के रूप में इसकी भूमिका निभा रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। हाल ही में घरेलू रक्षा क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय के द्वारा बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक एवं उन्नत करने के लिए 400 करोड़ रुपए की रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना अर्थात डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो यह जो योजना है इसमें डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की जो अवधि है वो 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है, अर्थात 5 वर्षों तक ये चलेगी। योजना में निजी उद्योगों की साझेदारी के साथ 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना भी इसके अंतर्गत की गई है। इस परियोजना की जो लागत है इसका कुल 75% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और जबकि अन्य जो 25% का वहन है वो विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV के द्वारा किया जाएगा, जिसके घटक भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें होंगी। इसके अन्य मुख्य बिंदुओं की बात करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसके अलावा देश के 41 ऑर्डिनेंस कारखाने जो हैं उन्होंने गोला बारूद, आग्नेय अस्त्रों, रडार, इलेक्ट्रॉनिक हथियारों आदि के लिए परीक्षण सुविधाओं का निर्माण भी किया है। यह विशेष रूप से MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भी कहा जाता है, और स्टार्टअप्स के बीच में देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। परीक्षण सुविधाओं के बारे में बात करें तो परीक्षण सुविधाओं का जो उपयोग है वो UAV अर्थात मानव रहित वाहन, इसके अलावा रडार, ड्रोन, रबर परीक्षण, दूरसंचार उपकरण परीक्षण, शोर परीक्षण, जहाज गति परीक्षण, विस्फोट परीक्षण, पर्यावरण परीक्षण सुविधाएं परीक्षण आदि के लिए इसमें परीक्षण किए जाएंगे। रक्षा औद्योगिक गलियारा अर्थात डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत में मुख्य रूप से ये 2 जगह स्थित है, जिनमें पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में है। परीक्षण केंद्र इन उद्योगों को अपने उत्पादों का परीक्षण करने में भी मदद
करेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं रक्षा निर्यात की। तो ये योजना है भारत के रक्षा निर्यात लक्ष्यों की सहायता करने में भी मदद करेगी। डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो 2020 यानी 2020 के दौरान भारत ने अगले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर हमने अभी बात की एसपीवी के बारे में, विशेष प्रयोजन वाहन, जो कि एक प्रायोजक कंपनी होती है जो प्रारंभिक पूंजी और संपत्ति प्रदान करती है। और तकनीकी रूप से जो एसपीवी है एक लिमिटेड कंपनी होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया जाता है। और इसका स्वामित्व सार्वजनिक, निजी या संयुक्त तीनों प्रकार से हो सकता है। योजना के तहत जो एसपीवी है उसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। और इस योजना के तहत विशेष प्रयोजन वाहनों को यह अधिकार होगा कि वह स्वस्थायी तरीके से उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करके योजना के अंतर्गत शामिल सभी परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करें। इस योजना के तहत परीक्षण किए गए उपकरण प्रणाली को उपयुक्त मान्यता के अनुसार प्रमाणिकता प्रदान की जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, उन्होंने गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है। गोल का जो पूरा नाम है वो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स है। यह कार्यक्रम फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें, आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड में मेंटरशिप प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह आदिवासी युवाओं में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसे बाहर लाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा। साथ ही वह उनके व्यक्तिगत विकास में भी यह मदद करेगा। इसके लाभ के बारे में बात करें तो यह कार्यक्रम 5,000 से अधिक आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा। और इस कार्यक्रम को दीर्घकालिक मिशन के साथ तैयार किया गया है। यह आदिवासी युवाओं और महिलाओं की क्षमता का विकास करने में मदद करेगा। साथ ही वह उन्हें खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, बागवानी, मधुमक्खी पालन, औषधि जड़ी बूटियों आदि में मेंटरशिप के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करता है। इसका जो पोर्टल है वो मंत्रालय के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए gold.tribal.gov.in नामक एक पोर्टल इसके लिए खोला गया है, जिसके माध्यम से मंत्रालय इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा। मेंटर और प्रशिक्षुओं को इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। और ये जो पोर्टल है मई और जुलाई 2020 के बीच में खुला रहेगा। इसके कार्यक्रमों के बारे में बात करें तो इसका जो कार्यक्रम है वो कृषि, हस्तशिल्प और वस्त्र, इसके अलावा कला और संस्कृति, पोषण आदि क्षेत्रों पर जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता, नेतृत्व और उद्यमिता पर केंद्रित होगा। अन्य प्रयासों के बारे में बात करें तो इस कार्यक्रम के साथ भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, जनधन योजना के विलय की योजना बना रही है। इससे लाभार्थियों को बढ़ाने के अंदर मदद मिलेगी। आईसीजीएस सचेत को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया, अर्थात शामिल किया गया है। और ये 15 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने देश में ही बनाए गए तटरक्षक बल के गश्ती जहाज सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं जिनका नाम C-450 एवं C-451 है, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो सचेत का जो डिज़ाइन है और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसे अत्याधुनिक नौवहन और संचार उपकरणों से सुसज्जित भी किया गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों अर्थात ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला पोत है। 105 मीटर लंबे पोत सचेत का जो वजन है वो 2350 टन है और यह 9100 किलोवाट के 2 डीजल इंजनों के द्वारा संचालित किया जाता है, जिन्हें 6000 नॉटिकल मील की सहन शक्ति के साथ 6000 नॉटिकल मील की सहन शक्ति के साथ 26 समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल्स की अधिकतम गति के साथ चलाने के योग्य बनाया गया है। ये इसके इंजन और इसकी जो जहाज़ की प्रमुख जो विशेषताएं उनके बारे में हमने बात की। यह पोत तीव्र तलाशी और बचाव अभियानों के लिए दोहरे इंजन वाले एक हेलीकॉप्टर
दोहरे इंजन डबल इंजन वाला एक हेलीकॉप्टर, इसके अलावा उच्च गति वाली 4 नौकाओं आदि को ले जाने में सक्षम है। और यह समुद्र में तेल फैलने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सीमित प्रदूषण रोधी उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। तटरक्षक बलों के बेड़े में शामिल होने पर इन पोतों को राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिन्हें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है, उनकी निगरानी, तटीय सुरक्षा आदि के उपयोग में इनको लाया जाएगा। ये पोत भारतीय प्रधानमंत्री के विजन सागर जो विजन है, जिसके बारे में हमने हमारी पिछली क्लासेस में बात भी की है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, जिसका जो थीम है, उसको आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्र के साथ देश के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि भारतीय तटरक्षक बल विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, और यह न केवल हमारे समुद्र तट और तटीय समुदाय की रक्षा करता है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की रक्षा भी करता है। अब CGOPV यानी कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल परियोजना के बारे में बात करें, 2017 के अंदर ये पूरी होने वाली CGOPV के तहत समर श्रेणी के 6 जहाज़ों को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया था। समर की श्रेणी के ही ये जहाज़ थे। अब समर श्रेणी OPV की बात करें तो OP यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये 2008 के अंदर मुंबई हमलों के बाद में शुरू किया गया, क्योंकि खुफिया जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये पाया कि हमले में जो शामिल आतंकवादी थे वो समुद्र के रास्ते ही भारत के अंदर पहुंचे थे। अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेप्टर नौकाएं जो इसके अंदर शामिल की गई हैं, जिनका नाम C450 और C451 है। तो ये जो 2 नौकाएं जो शामिल की गई है, इनके बारे में बात करते हैं। तो इंटरसेप्ट नौकाएं जो C450 और C451 को हजीरा स्थित लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड के द्वारा देश में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है, और ये नवीनतम नौवहन और संचार उपकरणों से सुसज्जित हैं। 30 मीटर लंबी ये नौकाएं 45 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील की जो स्पीड है उससे भी तेज गति से चलने में सक्षम है। और इसके अलावा इन्हें उच्च गति अवरोधन, तट के निकट गश्ती और कम तीव्रता के समुद्री अभियानों के लिए तैयार किया गया है। इंटरसेप्ट नौकाओं की जो त्वरित जवाबी कार्रवाई है, उसकी क्षमता किसी भी उभरती हुई समुद्री परिस्थिति से निपटने और उसे विफल करने की दृष्टि से इसे एक आदर्श प्लेटफॉर्म भी बना देती है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। हाल ही में वन सलाहकार समिति यानी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में दिबांग परियोजना पर अपने निर्णय को टाल दिया है। गौरतलब है कि इस परियोजना में 6 वर्ष से अधिक की देरी पहले ही हो चुकी है, क्योंकि इस परियोजना के निर्माण की वजह से समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र में 1665 हेक्टेयर जंगल को हटाने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए या पर्यावरण की जो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो उसके लिए काफ़ी नकारात्मक साबित हो सकती है। इसीलिए इसे इतने डिले किया गया, इतना लंबा समय तक इसको खींचा गया है। अब इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसे भंडारण आधारित जल विद्युत परियोजना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका जो उद्देश्य है वह बाढ़ को संतुलित करना है। यह भारत में निर्मित होने वाली सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है, और इसके बांध की जो ऊंचाई है वह 278 मीटर है, और एक बार पूरा हो जाने के बाद यह भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। भाखड़ा नागल से भी ऊंचा बांध बन जाएगा। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी के ऊपर स्थित है। इस परियोजना की जो आधारशिला वह 31 जनवरी 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा रखी गई थी। वन सलाहकार समिति की बात करें तो वन सलाहकार समिति जो FAC है उस एक शीर्ष निकाय है जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए वनों की कटाई की अनुमति पर निर्णय लेती है। वन सलाहकार समिति यानी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, जिसे FAC भी कहा जाता है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करती है, जिसमें केंद्र के वानिकी विभाग के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होते हैं। और इस परियोजना के लिए आप इस मैप के अंदर भी देख सकते हैं, ये अरुणाचल का एक मैप है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो निचली दिबांग घाटी इस जगह पर स्थित है यहाँ, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ इस परियोजना को क्रियान्वित करने की
योजना बनाई गई है, लेकिन पर्यावरण के प्रति होने वाले नुकसानों को देखते हुए इसे डिले किया जा रहा है। और आप ये जो नदी देख पा रहे हैं, ये जो नदी निकल कर आ रही है, यही है वो दिबांग नदी, और इस नदी पर ही यह परियोजना निर्मित की जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, इवेंट बोट। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी CERT ने इवेंट बोट नामक एक नए मेलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है। CERT के अनुसार ये जो मेलवेयर है वो एंड्रॉयड फ़ोन के उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है, अर्थात जो आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी को ये हैक करता है, चुराने का कार्य करता है। इवेंट बॉट मेलवेयर एक ट्रोजन है। यह गुप्त रूप से कंप्यूटर या फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमला करता है। वर्तमान में यह जो मेलवेयर है 200 से अधिक विभिन्न वित्तीय एप्लीकेशंस को प्रभावित करने में सक्षम है, यानी काफ़ी जो प्रभावशाली मेलवेयर है। ये एक प्रकार का वायरस ही है, जो मतलब आप वायरस कह सकते हैं इसे, जो कि आपके जो सिस्टम्स हैं, जो कंप्यूटर या फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनको वह उन पर हमला करके उन पर अपना कंट्रोल कर लेता है। और ये बताया गया है कि 200 से अधिक विभिन्न वित्तीय एप्लीकेशनों को प्रभावित करने में सक्षम भी है। वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात करें तो CERT के अनुसार इस मेलवेयर ने वर्तमान में पेपाल, इसके अलावा यूनिक्रेडिट, HSBC, क्राइमबेस, ट्रांसफ़र वायर आदि जैसे वित्तीय एप्लीकेशंस पर हमला इसने किया है। CERT के बारे में बात करें तो CERT इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है, जिसका पूरा नाम जैसा बताया आपको, जिसका जो पूरा नाम हमने पीछे पढ़ा है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, ये भारत की एक नोडल एजेंसी है जो हैकिंग, साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग के विरुद्ध कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय उपायों के अलावा CERT भारत के भीतर कई पहल लागू कर रहा है। इनमें मुख्य रूप से साइबर स्वच्छता केंद्र शामिल हैं, जिनके बारे में बात करें तो इनका जो लक्ष्य है देश के भीतर बॉटनेट संक्रमण का पता लगाकर सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना है। और यह CERT के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B में के प्रावधान के अनुसार संचालित की जाती है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स के क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जो विकास दर है वो कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। वीडियो पॉज करके आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है, भारत की वर्ष 2021 के अंतर्गत जो UN के द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2020 जारी की गई, उसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 5.5% यानी 5.5% रहने का अनुमान रखा गया है। 5.5% इसका अनुमान रखा गया है। और इसके अलावा हम बात करें भारत की जो पिछले वर्षों की विकास दर के बारे में, तो वर्ष 2018 के अंदर यह है 6.8% रही थी, 6.8%। और इसके बाद में वर्ष 2019 के अंदर यह 4.1% रही। और इसके बाद वर्ष 2020 के अंदर अभी जो वर्तमान जो वर्ष है, इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो विकास दर है वो 1.2% यानी 1.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा जो विकसित देश हैं उनकी जो GDP ग्रोथ रेट है उसमें काफ़ी गिरावट आने की संभावना है, और ये लगभग -0.5% तक रहने की इनकी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसमें 8.5 जो प्रतिशत 8.5 ट्रिलियन डॉलर की जो नुकसान है उसकी संभावना बताई गई है। और इसके अलावा विश्व भर में लगभग 34.3 मिलियन लोग अब पुअर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे आने की संभावना है। तो इसी के साथ में हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।